हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल बायो क्लासेज में स्वागत करता हूं। बाबू, जो आज का टॉपिक है वो है ब्लड, यानी कि उसको हम हिंदी में रुधिर कहते हैं या आम भाषा में उसको रक्त या खून के नाम से जाना जाता है। वीडियो को बिना भगाए, बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ब्लड क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। इसको सबसे पहले हिंदी में बोलते हैं रुधिर और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लड। ध्यान दीजिएगा बाबू कि आम तौर पे तो ब्लड देखने को मिल ही जाता है, लेकिन कभी भी उसके बारे में हमने जानने की जिज्ञासा कभी नहीं किया है, ठीक है ना। लेकिन आज वही चीज़ हम जानने वाले हैं, और वो भी आसान भाषा में और आसान तरीके से। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे बाबू कि आप जब भी रुधिर को देखते हो, ब्लड को जब भी देखते हो, तो आपको लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है ना। उसका कारण ये है कि इसमें एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है। ब्लड में एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट, और इसको हिंदी में कहते हैं वर्णक। इसको हिंदी में कहते हैं हम वर्णक। बाबू, वर्णक का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ये किसी न किसी पदार्थ में, लिविंग थिंग्स में, किसी मटेरियल्स को या किसी सबस्ट्रेट का रंग देने का कार्य करता है, ठीक है ना। ये पिगमेंट कहीं भी रंग देने का कार्य करता है। जैसे प्लांटों में देखा जाए तो हरा रंग, जो पत्तियों का जो हरा रंग होता है, ठीक है ना, वो क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है, वो पिगमेंट के कारण होता है, तो वो हरा हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से हमारा ब्लड जो है लाल रंग का दिखाई क्यों देता है? क्योंकि इसमें एक प्रकार का वर्णक या पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है ना। अब कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ लिख देता हूं मैं ब्लड, और ब्लड के बाद लिख देता हूं यहाँ पर रेड कलर, ठीक है ना, रेड कलर। अब रेड कलर क्यों होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि ब्लड में एक प्रकार का पिगमेंट, यानी कि उस पिगमेंट का नाम होता है बाबू हीमोग्लोबिन। आप लोग सुने भी होंगे, जाने भी होंगे, लेकिन मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, थोड़ा इसको जान लीजिए। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बाबू, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक इसमें उपस्थित होता है, पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। अब बाबू रही बात कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है जो रुधिर को लाल रंग देने का कार्य करता है। रही बात कि हीमोग्लोबिन आया कहां से, तो ये हमारे शरीर में ही निर्माण किया जाता है। अब रही बात कि हीमोग्लोबिन के बारे में जब हम जानेंगे, तो यहां पे जो इसका वर्ड दिखाई दे रहा है हीमो, ये दो शब्दों से बना हुआ है हीमोग्लोबिन, हीमो प्लस ग्लोबिन। यहां पे आपको हीमो जो शब्द है वो किसको डिनोट करता है, तो आयरन को। ये आयरन है, और आप कभी भी केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो आयरन को डिनोट किया जाता है Fe से, और ये हमारे शरीर में उपस्थित होता है, ठीक है ना। अब रही बात कि ग्लोबिन क्या है, तो ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे शरीर में उपस्थित होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन को हम यहां पे शुद्ध कर देते हैं, इसको कहते हैं ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है ना। इसको हम ग्लोब्यूलिन कहते हैं, चूंकि ग्लोब्यूलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अब यहां ध्यान देंगे, आयरन और प्रोटीन मिल करके हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देता है। क्या चीज का निर्माण करता है बाबू, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देता है। और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का पिगमेंट अर्थात वर्णक है जो ब्लड में रंग देने का कार्य करता है। वो भी कौन सा रंग, तो रेड रंग देने का कार्य करता है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब रही बात कि जब भी आप अगर जल से कंपेयर करेंगे आप, ठीक है ना, तो जल से थोड़ा सा रुधिर क्या होता है, भारी होता है। जल से भारी होने का कारण बाबू ये है कि जल में किसी प्रकार का कणिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं, वो केवल हाइड्रोक्साइड से ही बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना होता है। उसमें और किसी प्रकार की कणिकाएं अकार्बनिक या कार्बनिक डिजोल्व नहीं होते हैं। इस कारण जल के अपेक्षा रुधिर भारी होता है। क्यों भारी होता है, क्योंकि रुधिर में अकार्बनिक और कार्बनिक की कणिकाएं जो है डिजोल्व होती हैं, पाए जाते हैं, इस कारण वो भारी होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा।
तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि जल से रुधिर क्यों भारी होता है। इसका कारण ये है बाबू कि जब भी हम मान लीजिए कि एक ग्लास लेते हैं, ठीक है ना, 2 ग्लास लेते हैं, चलिए इसमें हम जल भर देते हैं और इसमें हम रुधिर भर देते हैं। इसमें है बाबू ब्लड और इसमें है वाटर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वाटर से कभी भी रुधिर क्या होता है बाबू, भारी होता है। वेट में कभी भी भारी होगा, ज़्यादा वजन का होगा। ये कारण ये है कि इसके अंदर जो तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ के अंदर कुछ कणिकामय भाग पाई जाती हैं, कुछ कणिकामय भाग डिजॉल्व होती हैं, घुलित होती हैं। और वो जो कणिकामय भाग होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होती हैं। लेकिन वाटर में किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स उपस्थित या कणिकाएं नहीं होती हैं। इस कारण जल से भारी रुधिर होता है। एक गिलास में पूरा फुल वाटर है और एक गिलास में पूरा फुल रुधिर है। जब दोनों को एक साथ उठाएंगे तो सबसे ज्यादा जो वजन होगा वो इसमें होगा, इस ग्लास में होगा, क्योंकि इस ग्लास में रुधिर की मात्रा पाई जाती है। कोई दिक्कत समझने में? रुधिर पाई जाती है क्यों? क्योंकि रुधिर में अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स उपस्थित होते हैं, चूंकि जल में ऐसा नहीं होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका स्वाद नमकीन जैसा क्यों होता है। क्योंकि इसका नेचर क्षारीय होता है, बेस्ड होता है। अब बेस क्यों होता है भाई? ब्लड जो होता है बाबू, ब्लड जो होता है ये बेस्ड होता है, यानी कि क्षारीय होता है। प्राकृतिक में ये क्षारीय होता है, प्राकृतिक में ये क्षारीय होता है। इस कारण नमकीन जैसा इसका स्वाद आता है। अब रही बात कि भाई क्षारीय क्यों होता है, क्योंकि इसको जब पैमाना पर रखते हैं, पीएच पैमाने पर रखते हैं, तो इसका पीएच जो पैमाना होता है वो 7.4 हो जाता है, यानी कि 7 से अधिक है। 7.4 है यानी कि 7 से अधिक है, इसलिए ये क्षारीय या बेस्ड हो जाता है। कोई दिक्कत समझने में? तो अब बेस्ड होगा तो इसका जो स्वाद होगा, जो टेस्ट होगा, वो हो जाएगा कुछ नमकीन जैसा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में मैं कुछ और चर्चा करता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि जल जो है जल पारदर्शी होता है, यानी कि जल से आर पार देखा जा सकता है। ये तो क्लियर है, हम लोग आम भाषा में भी जानते हैं और देखे भी हैं, प्रैक्टिकली भी किए हैं कि जल से आर पार दिख जाता है। लेकिन रुधिर में ऐसा नहीं होता है। माना कि यही गिलास हमने क्या किया, यही गिलास रख लिया और इसे जब देखा तो इसके आर पार दिखाई देता है। कांच के गिलास है, अगर इसमें जल है तो अगर हम देखें तो आर पार दिखाई देता है। लेकिन ग्लास, इस ग्लास में जो है, इस ग्लास में जो जिस ग्लास में ब्लड उपस्थित है उसके आर पार दिखाई नहीं देता है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से समझेंगे। आप लोग देखे होंगे स्लाइड एक आता है, जब ब्लड जांच कराने जाएंगे तो आपको इस तरह का एक स्लाइड मिलता है, वो ग्लास का बना होता है, वो ग्लास का बना होता है स्लाइड। और इस ग्लास पे आपको क्या करना है, इस स्लाइड पे आपको क्या करना है कि रुधिर ड्रॉप कर देना, रुधिर को रख देंगे, ब्लड को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। और पूरी तरह से इसको लिप लगा देंगे, इसको पूरी तरह से हम क्या करेंगे बाबू, लिप लगा देंगे, ठीक है ना। अब लिप जब लगाएंगे तो इसको उठा करके, जैसे इसको उठा करके अब ऐसे हम देखेंगे, इसको ऐसे उठा करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा डस्टर है, ये मेरा डस्टर है बाबू, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब मैंने इसको मान लिया कि ये स्लाइड है, कांच का स्लाइड है, मैंने इसको देख रहा हूं तो आर पार दिखाई दे रहा है, मान लिया कि दिखाई दे रहा है। लेकिन यही चीज अगर मैं मानूं कि इस पे रुधिर ड्रॉप कर दिया गया, रुधिर ड्रॉप करके अगर इसको लेप लगा दिया गया और इसको इस तरह से पकड़ के इस तरह से और देखा जाएगा तो आपको आर पार बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि रुधिर अपारदर्शी होता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको बताते हैं आगे इसके बारे में कि रुधिर क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे कि जब भी अगर बात आती है कि मनुष्य में रुधिर की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो बाबू यहाँ पे क्लियर होता है कि रुधिर की मात्रा वजन के तो हिसाब से होता ही है, लेकिन कुछ परसेंटेज के हिसाब से भी माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि संपूर्ण शरीर के भार का टोटल जो रुधिर जो भाग बनाता है, रुधिर पाया जाता है, वो होता है 7 से 8%। यानी कि एक मनुष्य शरीर का, एक ह्यूमन बॉडी का जो क्या बोलते हैं, जो वजन होता है, जो वेट होता है, ठीक है ना,
वजन जो होता है वो उसके 7 से 8% भाग ब्लड होता है। 7 से 8% भाग क्या होता है बाबू? ब्लड होता है, ठीक है ना। यानी अब इससे प्रतीत होता है कि अगर एक मानव 70 किलोग्राम का है तो उसमें लगभग रुधिर की मात्रा पाई जाती है तो 5 से 6 लीटर पाया जाएगा। एक बात और है कि अगर मैं बात करूं कि पुरुषों में रुधिर की मात्रा कितनी पाई जाती है और स्त्रियों में रुधिर की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो ये ध्यान में रखना होगा बाबू कभी भी कि जो पुरुष होते हैं, मानव जाति में जो पुरुष होते हैं, पुरुष सदस्य होते हैं, उनमें कभी भी स्त्रियों की अपेक्षा आधा लीटर खून जो होता है या ब्लड वो अधिक होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में आधा लीटर रुधिर क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना। इतना ध्यान में रखिएगा कभी भी। अब चलिए मैं एक चीज और मैं आपको बात बताता हूं रुधिर के बारे में कि रुधिर को हम आभासी संयोजिक ऊतक भी कहते हैं। आभासी संयोजिक ऊतक क्या होता है भाई? तो मैं यहां पर आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आभासी या उसको इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। चलिए मैं यहां पर बताता हूं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ध्यान दीजिए। ध्यान देना है बाबू। इसको कहते हैं वर्चुअल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बाबू, वर्चुअल कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? वर्चुअल कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है थोड़ा सा हमको जान लेना है यहाँ पे कि कभी भी ब्लड में कणिकामय भाग पाया जाता है लेकिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। उसके आधार पदार्थ जो होता है ना बाबू, ब्लड, ध्यान दीजिएगा, ब्लड के मैट्रिक्स में यानी कि आधार पदार्थ में इसकी जो कणिकाएं होती हैं, वो कभी भी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती हैं। कुछ इस तरह से यानी कि तंतुमय नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तंतुमय नहीं होता है बल्कि तंतु रहित होता है। तंतु रहित होता है यानी कि तंतु लाइक स्ट्रक्चर इसका मैट्रिक्स नहीं होता है। इस कारण हम रुधिर के मैट्रिक्स को वर्चुअल कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं या फिर रुधिर को वर्चुअल कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज मैं और साफ साफ कर देना चाहता हूं, आपको बता देना चाहता हूं, लेकिन कभी भी इस चीज को भूलिएगा नहीं, इसको गांठ बांध लीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे बाबू। कभी भी जो रुधिर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो ब्लड की जो कोशिकाएं होती है, कभी डिवीजन नहीं करती हैं बल्कि इसके सेल्स का फॉर्मेशन किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रुधिर की जो क्या बोलते हैं जो कोशिकाएं होती हैं वो कभी भी डिवीजन नहीं करती हैं बल्कि इसका फॉर्मेशन किया जाता है। अब फॉर्मेशन कहाँ किया जाता है बाबू? तो बोन मैरो में किया जाता है। इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में किया जाता है। बोन मैरो क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि बोन मैरो क्या होता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर ये भी क्लियर कर देता हूँ, आपको सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए बाबू, बोन मैरो क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है ना। अस्थि मज्जा कहाँ उपस्थित होता है? तो हमारे शरीर में जो मोटी मोटी जो हड्डियां होती हैं ना बाबू, जो मोटी मोटी जो हड्डियां होती हैं, ठीक है ना, इसके अंदर कुछ होलो लाइक स्ट्रक्चर होता है। कुछ आपको होलो लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, संरचना दिखाई देगा, नली के आकार का संरचना दिखाई देगा, वो भी खाली होगा। इसी को हम कहते हैं बोन मैरो या अस्थि मज्जा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ आधार पदार्थ पाए जाते हैं और इसमें जो आधार पदार्थ होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक उपस्थित होते हैं और यहीं से बोन मैरो से ही हमारा ब्लड का फॉर्मेशन किया जाता है। इसका फॉर्मेशन कहाँ किया जाता है बाबू? तो बोन मैरो में, ठीक है ना, बोन मैरो में किया जाता है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे और हम लोग भूल रहे हैं, जानना जरूरी है
क्या जानना जरूरी है बाबू कि रुधिर को कितने भागों में बांटा गया है। तो बाबू मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि रुधिर को 2 भागों में बांटा गया है। तो आइए उसको भी समझ लीजिए कि रुधिर को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग है आइए दिखाते हैं आपको। देखिए बाबू यहां पे ब्लड को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तरल भाग होता है तरल, और एक कणिकामय भाग होता है कणिकामय। कणिकामय का ग्रैनुलर पार्ट्स, तरल का मतलब फ्लूइड, ठीक है ना, जो तरल भाग होते हैं जल की तरह दिखाई देते हैं, और जो कणिकामय जो ग्रैनुलर पार्ट्स दिखाई देते हैं दानेदार होते हैं, ठीक है ना, वो उस भाग को हम कहते हैं, देखिए पहला तरल वाला भाग आ जाएगा, इसको कहते हैं प्लाज्मा। इसको क्या बोलते हैं बाबू, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, दूसरा जो होता है बाबू वो होता है ब्लड कार्पोसेल्स। इसको ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं हम रुधिर कणिकाएं। कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं कहते हैं, और इसको कहते हैं हिंदी में प्लाज्मा। प्लाज्मा, चूंकि ये तरल भाग होता है और ये कणिकामय भाग होता है ब्लड का, ठीक है ना। लेकिन अब ये भी जानना जरूरी है भाई कि ब्लड को तो 2 भागों में बांट दिया, लेकिन ब्लड का कितना % भाग तरल भाग घेरता है और कितना % भाग कणिकामय भाग घेरता है। तो यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं आपको कि जो प्लाज्मा जो भाग होता है, जो तरल भाग होता है, ठीक है ना, जो फ्लूइड वाला भाग होता है, वो रुधिर का 55% भाग घेरता है, 55% भाग घेरता है, और जो ब्लड कणिका कार्पोसेल्स होते हैं या रुधिर कणिकाएं होते हैं, ठीक है ना, ये केवल 45% भाग घेरते हैं। केवल 45% भाग ये घेरते हैं बाबू, और ये दोनों मिलाकर के हो जाता है ब्लड का 100% भाग, ठीक है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा कि प्लाज्मा के बारे में बताऊंगा कि प्लाज्मा क्या होता है, उसके नेक्स्ट डे मैं बताऊंगा कि रुधिर कार्पोसेल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको ब्लड समझ में आ गया होगा, इसका विशेषताएं समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि नेक्स्ट डे जो वीडियो हमारा आने वाला होगा, आपको तुरंत आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आपको वहां नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको आसानी से वीडियो वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।